अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि कैश बुक के बारे में। कैश बुक बेसिकली हमारे पास एक इस तरह का एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट कह लें या एक फाइनेंशियल रिकॉर्ड इस तरह का होता है जिसमें हमारी जितनी भी ट्रांजैक्शंस की जाती हैं कैश के थ्रू, हमारे डायरेक्ट इन कैश में या हमारे बैंक अकाउंट की ट्रांजैक्शन के थ्रू जितने भी हम कैश डीलिंग्स कर रहे होते हैं, हम उनको कंबाइन करके लिख रहे होते हैं। इसमें हमारे पास डिफरेंट तरह के आते हैं, तो 2 कॉलम कैश बुक एंड 3 कॉलम कैश बुक, जिसमें से आप इन इजी वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि हमारे कैश और बैंक का लेजर कंबाइन करके जब हम एक लेजर बना रहे होते हैं या हम अपना एक टी अकाउंट बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास कैश बुक है। इससे इजी ये रहता है कि जब आप अकाउंट्स में हम इन रियल वर्ल्ड हम अपने रिकॉर्ड्स चेक कर रहे होते हैं कि इंस्टेड ऑफ हम हर दफ़ा अपने कैश के रिकॉर्ड्स और बैंक के रिकॉर्ड को कंबाइन करके अलग अलग देखें या हम हर बार दोनों को सेपरेट सेपरेट चेक कर रहे हों, हम उनको एक ही जगह पर रख कर देख सकते हैं कि हमारे पास क्या ट्रांजेक्शन्स की गई हैं। ज़रूरी नहीं होता कि कैश और बैंक की डायरेक्ट ही ट्रांजेक्शन्स इसमें रिकॉर्ड की जाएं। हम दोनों की सेपरेट सेपरेट ट्रांजेक्शन्स जो हमने अलग अलग लोगों के साथ या अलग अलग जगहों पर डील किया होता है, हम उन तमाम चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल में देख लेते हैं। पहले हम 2 कॉलम कैश बुक देखेंगे और फिर 3 कॉलम कैश बुक का देखेंगे। दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि हम एक एडिशनल कॉलम कर रहे होते हैं जिसे हम डिस्काउंट का कॉलम कहते हैं, हम वो भी साथ अपने 3 कॉलम कैश बुक में इंक्लूड करते हैं, तो उसे हम अपनी 3 कॉलम कैश बुक कह रहे होते हैं। अभी हम पहले 2 कॉलम कैश बुक देखें। अभी हम यहाँ पर पहले 2 कॉलम कैश बुक देख रहे हैं जिसमें आपके पास एक ट्रांजेक्शन्स गिवन है जो डिफरेंट तरह के आपके ये टी अकाउंट्स है। एक कैश का टी अकाउंट है और एक बैंक का टी अकाउंट है जिसमें इंडिविजुअल दोनों की अलग अलग की होने वाली ट्रांजेक्शन्स या जो उस कंपनी ने ट्रांजेक्शन्स की थी डिफरेंट पर्सनस के साथ की डीलिंग्स, उसको कैश के साथ शो किया गया है और देन नीचे बैंक के साथ शो किया गया। आप में से ऑल दोस्त जो ये बैलेंस सीडी वाले कॉन्सेप्ट से वाकिफ हैं वो इजीली गेस कर सकते हैं या इजीली समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमने बैलेंस कैलकुलेट किया। हम बैलेंस बिल्कुल उसी तरह से कैलकुलेट करते हैं जिस तरह कि हमने इससे पहले सीखा था कि हम दोनों साइड को एड अप करते हैं और हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारी हैवियर साइड या ग्रेटर बैलेंस की साइड कौन सी है, उसमें से हम उसकी ऑपोजिट साइड को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा बैलेंस की वैल्यू आ जाती है। देन हम उसे अपनी हैवियर साइड पे बैलेंस को लिख लेते हैं जिस तरह कि हमने बैंक वाले केस में किया है। एंड अगर ऑल दोस्त जिन्हें ये बैलेंस सीडी एंड बैलेंस बीडी का कॉन्सेप्ट है तो उन्हें ये पता होगा कि हम ये यहाँ पर इस बैलेंस को लिखते हैं एंड सपोज करते हैं कि नाउ अवर कैश लेजर इज इक्वल एंड द रिमेनिंग इज बैलेंस बीडी अमाउंट इज दैट अमाउंट, कि ये आपके पास वो अमाउंट होती है जो नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफर हो जाती है और ये स्टिल अपने उस टाइम तक चलती रहती है जब तक आपके पास हर दफ़ा का बैलेंस जो भी आता है हमारे पास, हम उस बैलेंस के अमाउंट को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और उसे हम अपने नेक्स्ट मंथ के लिए डील करते हैं। लेकिन अभी हमने ये देखना है कि हम कैश बुक किस तरह से बनाते हैं। हम कैश बुक बनाते टाइम करने के लिए अब हम इन दोनों को कंबाइन करके लिख रहे होंगे। हम इसे लिखते किस तरह से हैं कि हमारे पास जितनी भी हमारे पास कैश की ट्रांजेक्शन्स हमारे डेबिट साइड पे लिखी होती है, हम सबको पता है कि ये हमारी डेबिट साइड होती है इन द टी अकाउंट्स की एंड दिस इज अवर क्रेडिट साइड, एंड हम उसे राइट अपने डेबिट को डीआर के साथ डिनोट करते हैं एंड क्रेडिट को सीआर के साथ डिनोट करते हैं। ये हमने अपने पीछे जो लेक्चर्स होंगे उनमें भी देखा था और आप मैं लिंक ऊपर शेयर कर दूंगी, तो आप अपने ये टी अकाउंट्स जैसे बनाते हैं वहां पर आप उसमें से जाकर देख भी सकते हैं। इसी तरह से यही हमारे बैंक का केस होगा कि बैंक की ये डेबिट साइड है और बैंक की ये क्रेडिट साइड है। अब जब हम कैश बुक बनाते हैं तो वो बनाने के लिए हम अपने तमाम ट्रांजेक्शन्स जो हमारे क्रेडिट साइड पे कैश की होंगी और डेबिट साइड पर होंगी, उन दोनों को हम उन्हीं के रिस्पेक्टिव साइड्स पे लिखेंगे। यानी डेबिट वाली ट्रांजेक्शन्स को हम डेबिट साइड पर और क्रेडिट वाली ट्रांजेक्शन्स को क्रेडिट साइड पर लिखेंगे, लेकिन बैंक और कैश दोनों का इकट्ठा कंबाइन बनेगा। लेट्स सी कि हम इसे किस तरह से बनाते हैं। यह आपके पास कंबाइंड कैश बुक का सैंपल है। आपने देखा कि यहाँ पर जो हमारे पास कैपिटल था 1 अगस्त का बैंक में, पहले हमने उसे लिख लिया। देन हमने उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारा क्रेडिटर था जो हमारे कैश के साथ था, हमने उसका मेंशन कर लिया एंड सो ऑन। हम दोनों की डेबिट एंड क्रेडिट साइड बैंक की मौजूदा जो थी हमारे पास, आप प्रीवियस जाकर देख सकते हैं वीडियो में, हमने उसी तरह से इनको यहाँ नोट डाउन कर लिया है एंड हमारे क्रेडिट साइड पे भी हमने दोनों को लिख लिया है। देन हमने अगेन इनके बैलेंस कैलकुलेट किए हैं और हमने इनका सम करके वैल्यू निकाली है और हमने उस तरह से कैलकुलेट करके लिख दिया।
जब हम दोनों का बना रहे होंगे until unless कि हमें कोई प्रीवियस बैलेंसेस नहीं गिवन होंगे, जो हम अभी आगे जाकर अपने एक एग्जांपल में देखेंगे। अगर हमें कोई प्रीवियस बैलेंस नहीं गिवन तो हमारा इनका वही बैलेंस आएगा जो इनके सेपरेटेड लेजर्स या टी अकाउंट्स का मौजूद था। अब हम इसके आगे नेक्स्ट चलते हैं कि हमने इसे क्लियर किया। लेट्स रिपीट वन अगेन टाइम। हम जो बना रहे हैं, हम अपना कैश बुक इस तरह से बनाते हैं कि जो हमें कैश का और बैंक का अलग अलग लेजर या टी अकाउंट गिवन होता है उसको हम कंबाइन करके बनाते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं कि हमारे पास दोनों की ट्रांजेक्शन सिर्फ और सिर्फ वही ट्रांजेक्शन हो जो कैश और बैंक से कंबाइनली की गई हों। इसके अलावा भी जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं जो कैश से सेपरेटली की गई हो, यानी हमने कैश में अलग ट्रांजेक्शन्स की गई हो और बैंक में अलग ट्रांजेक्शन्स की गई हो, हम उन सबको रिकॉर्ड करते हैं। जिस तरह कि हमने यहाँ देखा कि यहाँ हमारे पास कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन्स नहीं है जो बैंक और कैश में आपस में रिलेटेड हो, लेकिन ये सारी की सारी वो ट्रांजेक्शन्स हैं जो अलग अलग की गई हैं। यानी यहाँ पर आपने ये एच सेंडर्स का हम देख रहे हैं तो ये सिर्फ बैंक की ट्रांजेक्शन है, वेयर अगर हम यहाँ देखें कि प्रिंटिंग की है तो ये सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हैं। तो इन दोनों के हमने सेपरेट ट्रांजेक्शन्स को हमने कंबाइन करके लिख लेना है एंड देन हमने इनके बैलेंसेस कैलकुलेट करने हैं। अगर हमारे पास कोई प्रीवियस बैलेंस शो नहीं किया जा रहा है इस क्वेश्चन में प्रीवियस बैलेंस, तब हमारे पास ये बैलेंस वही आएंगे जो हमारी कैश बुक में के बैलेंसेस वही होते हैं जो हमारे अलग कैश का बैलेंस और बैंक का बैलेंस हमने कैलकुलेट किया होता है। इनके बैलेंस उनके साथ कंसाइल करते हैं या बिल्कुल एक जैसे ही आते हैं। नेक्स्ट हम एक एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि हमारी कोई ट्रांजेक्शन है जिसमें 100 रुपीज़ की, $100 की या वॉट एवर हम अमाउंट हम कह सकते हैं, उसने 1 अगस्त 2019 को किया ट्रांजेक्शन, जिसमें साथ ही साथ उसे जिसकी कैश की अमाउंट मिली है MDF से, और साथ के साथ उसने कॉल ट्रांजेक्शन की गई है, बैंकिंग की ट्रांजेक्शन है। इट्स मीन कि उसने अपना कैश बैंक में 80 रुपीज़ जमा करवाया है। नॉट नेसेसरी कि ये जो 100 अमाउंट मिली है यही इसने बैंक में जमा कराए हैं, ये कोई दो सेपरेट ट्रांजेक्शन्स भी हो सकती हैं। नंबर 1, हमने कैश मिला है, इट्स मीन कि आप हमारे MDF से जो कैश मिलना था हमारा एसेट इंक्रीज हुआ है, जो कि मीन्स कि एसेट हमारे डेबिट साइड पर आएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कि हमने अमाउंट अपनी बैंक में जमा करा दी है, यानी हमारा कैश डिक्रीज हुआ है तो हमने उस अपने कैश को क्रेडिट साइड पे लिख दिया है। अगर हम बैंक में आज कितना देख लें, अब हमारे पास नेक्स्ट हमने कैश का देख लिया, जो अदर हमें टी अकाउंट चाहिए वो हमें बैंक का चाहिए। हमने बैंक का टी अकाउंट बनाया और इसमें जो हमारे पास एग्जांपल में सिर्फ एक ट्रांजेक्शन थी जो कि बैंक के अकाउंट में पैसा आ रहा था, यानी बैंक की तरफ से हमारा एसेट इंक्रीज हो रहा था, तो हमने इसे 80 अमाउंट अपने बैंक के डेबिट साइड पे लिख ली। और मे भी आपके पास कोई ऐसी ट्रांजेक्शन आ सकती हैं जिसमें बैंक की या अगर कैश डिपॉजिट किया जा रहा है तो डिपॉजिट की डेट और बैंक में डेबिट होने की डेट अलग हो। अगर आप किसी एग्जांपल में देख लें या कोई ऐसी प्रैक्टिस में देख लें तो वो उनकी जो बैंकिंग का प्रोसेस है उस ट्रांजेक्शन में समटाइम्स सेम डेट पे वो बैंक अकाउंट में डिपॉजिट नहीं होता, वो 1 या 2 दिन का टाइम ले लेते हैं। अब हम इसका किस तरह से कैश बुक बनाएंगे, हमारे पास ट्रांजेक्शन आ जाएगी कैश बुक की कि हमारे पास हमने अपनी बैंक की और कैश का हमने कंबाइन करके कॉलम बना लिया है। ये हमारे कैश का कॉलम है, ये हमारे बैंक का कॉलम है। अब आप देख सकते हैं कि MDF से हमारी डेबिट साइड पे अमाउंट थी कैश की, वो हमने यहाँ कैश में लिख ली है, एंड हमारी कैश की अमाउंट थी बैंक के भी डेबिट साइड पे हमने वो नोट डाउन कर ली। एंड सिमिलरली हमारी क्रेडिट साइड पर कैश बुक की अमाउंट आ रही थी 80, वो हमने यहाँ पर कैश बुक में रिकॉर्ड कर। अब हमने यहाँ पर देखा कि हमारी दोनों एक अमाउंट ऐसी आ रही है जो आपस में एग्जैक्ट अमाउंट के साथ सेम है, और हमने प्रीवियस एग्जांपल में जो देखी थी उसमें हमारे पास वो अमाउंट थी जो सेपरेट थी, उनमें से कोई ऐसी कंबाइंड ट्रांजेक्शन्स नहीं थी। यानी हमारे पास दोनों तरह की ट्रांजेक्शन्स हो सकती हैं जिनमें कैश और बैंक से आपस में रिलेटेड भी हों और दोनों की सेपरेट ट्रांजेक्शन्स भी हो सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक अदर एग्जांपल है जिसमें हमारे पास आप ये कह सकते हैं कि आपको एक डिटेल्ड एग्जांपल है। आप यहाँ पे हमें डिफरेंट तरह की ट्रांजेक्शन्स गिवन है, अब वो ट्रांजेक्शन्स हमने अपने पास नोट डाउन कर ली हैं, फिर उनके हम अपने रिस्पेक्टिव जर्नल्स बनाएंगे, देन उनका लेजर, और फिर हम उस ट्रांजेक्शन्स को अपने कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। हमें यहाँ इस एग्जांपल में अगर आपके पास इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है जो आपके प्रैक्टिस में आप कर रहे हैं कि उसमें आपने सबके लेजर्स बनाने हैं तो आप सबके बनाएंगे, लेकिन अगर आप सिर्फ कैश बुक बना रहे हैं तो इस एग्जांपल में हम सिर्फ अपने कैश बुक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स ही करेंगे, यानी उससे रिलेटेड ही अपने जर्नल्स बनाएंगे और अपना लेजर्स बनाएंगे। पहले हम अपनी
जर्नल बना लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास पहली ट्रांजेक्शन है कि प्रोप्राइटर मींस हमारे पास जो ओनर ऑफ द बिजनेस है या कैपिटल अपना बिजनेस स्टार्ट किया उस बिजनेस ने पुट कैपिटल इनटू अ बैंक अकाउंट, यानी उसने अपना बैंक के थ्रू अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। जिसे हम पहले अगर हम यूँ कह देते हैं कि कैश के साथ अगर स्टार्ट करें तो हम यहाँ पे कैश टू कैपिटल या कैश टू कैपिटल शेयर्स लिखते हैं। उसी तरह से हम यहाँ पे स्टार्ट कराएंगे कि बैंक से हमने स्टार्ट करेंगे, हमारा बैंक में पैसा आ गया है, एसेट इंक्रीज हुआ है, तो हम इसे अपने डेबिट साइड पे लिखेंगे। एंड कैपिटल हमारा अगर डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स आप रिकॉल करें तो हम उसे अपना कैपिटल इंक्रीज होने के केस में हम उसे अपने क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास आ रही है कि हमने अपना चेक रिसीव किया है, मींस कि हमारे बैंक में रिसीव किया है, बैंक में पैसा इंक्रीज हुआ है, हमारे पास एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो हमने बैंक को अपने डेबिट साइड पर लिख लिया है। और जो हमारे रिसीवेबल्स थे वो कम हो गए हैं, यानी हमारा दूसरा एसेट कम हो रहा है, तो हमने उसे अपना एसेट के डिक्रीज की रूल्स अप्लाई करते हुए हमने क्रेडिट साइड पर लिख लिया। देन हमने कैश की सेल्स की हैं, हमने उसे अपनी कैश इंक्रीज हो रहा है, कुछ सेल आउट चीज़ें की हैं तो हमने कैश को सेल साइड पर नोट कर लिया है, और हमारी जो सेल्स ये की हैं उसे हमने अपने क्रेडिट साइड पे लिख लिया। देन रेंट पेड बाय कैश, हमने रेंट टू कैश हमारे पास आ जाएगा। देन फिफ्थ ट्रांजेक्शन जो 7 सितंबर की है 2020 ही की, बैंक्ड बाय 50 ऑफ द कैश हेल्ड बाय द बिजनेस, मींस कि हमें 50 की बैंक में अमाउंट आ रही है और हमारे पास कैश की पेमेंट डिक्रीज हो रही है। इन इजी वर्ड्स हमने अपना कैश बैंक में डिपॉजिट करवा रहे हैं, तो हमने उसे 50 पाउंड या $50 या 50 रुपीज़ के लिए हम उसकी ट्रांजेक्शन नोट कर लेंगे। एंड सो ऑन हमने अपनी बाकी ट्रांजेक्शन्स को भी इसी तरह से लिख लिया। एंड द लास्ट ट्रांजेक्शन के वेजेस पेड इन कैश, आप वेज एक्सपेंस या कोई भी एक्सपेंस जो होगा हम उसके कहेंगे कि हमारे जब एक्सपेंस होते हैं हम उनको किस तरह से लिखते हैं, और डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स अप्लाई करते हुए हमने इसमें से कैश हमारा ऐसे डिक्रीज हो रहा है तो उसे हमने क्रेडिट साइड पे लिख लिया। अब हम अपने सिर्फ वो लेजर्स बनाएंगे जो हमारे कैश बुक के लिए रिक्वायर्ड है, यानी बैंक का और कैश का। ये हमारे पास सारी ट्रांजेक्शन्स आ गई हैं जो बैंक की ट्रांजेक्शन्स हैं। अब डिटेल में जितनी भी हमारी डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड पे आ रही थी, एंड बाकी ये हमारी कैश की ट्रांजेक्शन्स हैं इसी तरह से डेबिट एंड क्रेडिट साइड के साथ थी। हमने इनका बैलेंस कैलकुलेट कर लिया है, हमने दोनों मेथड से किया है, बैलेंस सीडी के साथ और विदाउट बैलेंस बीडी एंड सीडी वाले प्रोसेस से। हमने किया किस तरह से है कि हमने इस साइड को ऐड किया, ये हमारी बैलेंस की अमाउंट आ गई है। देन हमने इस साइड को कैलकुलेट किया, हमारा आंसर जो आ रहा था इसमें हमारे पास 11,398 रुपीज़ का गैप बन रहा था, तो हमने उसे यहाँ लिखा एंड बैलेंस सीडी के साथ यानी कैरी डाउन के साथ हमने लिख लिया, एंड विद द सपोजिशन कि ये इफ ये अमाउंट यहाँ होती तो ये दोनों साइड इक्वल आ जाती है, और यही हमारा 1 अक्टूबर को बैलेंस ट्रांसफर हो जाएगा, जो कि हमने बैलेंस बीडी यानी ब्रिंग डाउन में हमने या ब्रॉड डाउन के तहत हमने यहाँ पर नोट कर लिया है। देन हमने कैश का बना लिया, कैश में हमने डायरेक्ट मेथड यूज किया है। 1 अक्टूबर का बैलेंस हमने यहाँ लिख लिया है, यहाँ पे 1 अक्टूबर या आप मंथ का लास्ट डेट लिख सकते हैं, जिस भी तरह आप फॉलो करते हैं ये बैलेंस लिखने का प्रोसेस। एंड देन अब हम इसको हम कंबाइन करके लिखेंगे कि हम हमारे पास किस तरह से हमारी कैश बुक बनती है। नेक्स्ट अब हमने यहाँ देख लिया हमारे पास कैश बुक किस तरह से बनेगी कि हमने अपनी बैंक की ट्रांजेक्शन जो हमारे पास 1 सितंबर 2020 को थी हमने वो लिख ली, एंड बैंक हमारे पास वैल्यू किस साइड पे है, बैंक की वैल्यू हमारे डेबिट साइड पे लिखी गई है, वो हमने अपनी कैश बुक के डेबिट साइड पे लिख ली है। अदर वैल्यूज जो हमारी आ रही हैं नेक्स्ट 2 सितंबर की आ रही है, 2 सितंबर की वैल्यू को हमने नोट डाउन कर लिया कि 2 सितंबर एम बूम की है, और ये वैल्यू हमारे पास आ रही है जो आपका ये ब्लू कलर का एरो शो करता है एम बूम की, ये भी हमने अपने डेबिट साइड पे लिखी गई है, डेट के अकॉर्डिंगली हमने से बैंक के कॉलम में के डेबिट साइड पर लिख लिया है। देन हमारे पास 4 सितंबर को आती है सेल्स की, तो हमने अपनी सेल्स की वैल्यू कैश की साइड पे मौजूद है, तो वो हमने 4 सितंबर को कैश की साइड पे लिख लिया है। यहाँ हमने ये बात याद रखनी है कि हमने इनको डेट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है, यानी आपने जिस डेट की का आपकी कैलेंडरिकल डेट्स होती हैं 1, 2, 3 उसके अकॉर्डिंगली ही लिखना है। जब आपकी क्रेडिट साइड की वैल्यू आ रही हमने देखा कि 4th के बाद 7th आती है, और फिर हमारे पास एंड 15 एंड 29 वैल्यूज हैं सितंबर की। देन हमारे पास यहाँ पर आ जाती है वैल्यू 6 सितंबर की जो कि हमारी रेंट के साथ है, ये हमारी क्रेडिट साइड पे लिखी गई है, तो उसे हमने अपने क्रेडिट साइड पे लिख लिया। यहाँ आप देख सकते हैं कि जिसे अगर मैं अपनी ये ग्रीन कलर के सर्कल से शो करूँगी कि ये जो आपकी अमाउंट है
7 सितंबर की कैश की और आपके पास जो आ रही है बैंक की, ये आपके पास दोनों वैल्यूज वो हैं जो आपकी कंसाइल करती हैं आपस में, यानी एक दूसरे के आपस की ट्रांजेक्शन हुई थी बैंक और कैश की, तो वो हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर ली है बैंक और कैश की। सेम डेट्स हैं और आपके ये यहाँ भी वैल्यू आ रही है, यहाँ भी वैल्यू आ रही है, यानी जो भी हमने पीछे पढ़ा था कि कैश की और इसकी कंबाइंड कोई ट्रांजेक्शन भी हो सकती हैं और सेपरेट ट्रांजेक्शन भी हो सकती हैं। जब हम ये फाइनली बना लेंगे तो हमारा इनके बैलेंसेस कैलकुलेट कर लेंगे, जो बैलेंस आ जाएगा वो हमारा कैश बुक का फाइनल बैलेंस होगा और हम यूं हमारी कैश बुक 2 कॉलम की कंप्लीट हो जाती है। और ये जो बैलेंस है अगर हम नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफर करेंगे तो यही बैलेंसेस को हम अपने यूटिलाइज करेंगे कैश बुक के बैलेंस के लिए, जो अगर कोई हमें नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफर की जाएगी। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं, ये हमारे पास वही फाइनल उसकी शेप है जो 2 कॉलम कैश बुक को हम किस तरह से फॉर्मुलेट करते हैं। ये प्रीवियस ही है, उसी को यहाँ पर दोबारा शो किया गया है। नेक्स्ट अब हमारे पास 3 कॉलम कैश बुक आ जाती है, जो इसमें डिफरेंस है 2 कॉलम और 3 कॉलम कैश बुक में वो सिंपली है कि यहाँ हम एक डिस्काउंट का कॉलम ऐड करते हैं, चाहे वो डिस्काउंट हमें मिला हो या वो डिस्काउंट हमने किसी को दिया हो, वो दोनों के हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। इसे हम डायरेक्टली एक एग्जांपल के साथ देखेंगे जो हमें इजीली समझ में आ जाएगा। कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है जो हमने अभी 2 कॉलम में यूज किया था, उसी को यूज करते हुए हम यहाँ पर अपनी 3 कॉलम कैश बुक भी बनाएंगे। सिर्फ डिफरेंस ये होगा कि हम यहाँ पर अपना डिस्काउंट वाला कॉलम भी ऐड करें। ये हमारे पास 3 कॉलम कैश बुक की एग्जांपल है, हम इसे डायरेक्टली एग्जांपल के साथ देख लेंगे। ये आपके पास प्रीवियस मंथ के कैलकुलेटेड बैलेंस है, जिसे हम अब एग्जांपल में देख लेते हैं कि हमने कैश का और बैंक का बैलेंस कैलकुलेट किया हुआ था। ये इन दोनों के सेपरेट बैलेंस हैं। ये 3 हमारे पास हमारे डेटर्स हैं जिनसे हमारे पास पैसे रिसीवेबल होना है, यानी ये हमारे रिसीवेबल्स हैं। ये हमारे क्रेडिटर्स हैं, यानी ये हमारी लाइबिलिटीज हैं, और ये हमारे पेएबल्स हैं। ये हमारे डेटर्स मीन्स ये हमारा एसेट्स में इंक्लूड होंगे। और ये यहाँ से सेकंड में से 30 में तक की हमें ट्रांजेक्शन्स गिवन है जिन्हें हमें कैलकुलेट करना है। समटाइम्स आपको मे बी ये कैलकुलेटेड का कोई फ्यू डाटा डिफरेंट स्टाइल में गिवन हो, लेकिन हम यहाँ पर सपोज करेंगे कि इनसे हमने पहले जर्नल बनाना है, फिर हम इसके लेजर्स बनाएंगे और फिर हम आगे अपने कैश बुक में पोस्ट कर रहे होंगे इनको। यहाँ पे हमारी पहली ट्रांजेक्शन है बीकिंग पे अस बाय चेक हैविंग डिडक्टेड 2.5% या 2.5% कैश। अब इसे कैलकुलेट किस तरह से करना है, हम इसे जो कैलकुलेट कर रहे होंगे, हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास अगर 2.5% है हमारे पास ये, तो हम इसका हमारे पास एक्चुअल इसकी क्या वैल्यू है हमारे बीकिंग की 120 अमाउंट है। हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये बीकिंग की 120 है। तो अब हम 120 का 2.5% हम कैलकुलेट करेंगे, यानी 120 मल्टीप्लाई बाय 2.5%, या अगर आप इसे इन इजी वर्ड्स कह सकते हैं तो पॉइंट आप इस 100 के साथ डिवाइड कर लेंगे जो हमारे पास वैल्यू आ रही होगी, एंड डिवाइडेड बाय 100, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 3। और जिससे अब हम अपने अगर 3 को हम 120 में से माइनस कर दें तो हमारा 117 आते हैं। यानी हमें कैलकुलेट किस तरह से करना है डिस्काउंट की अमाउंट को, कि आपके पास जो गिवन अमाउंट होगी इसको मल्टीप्लाई करना है अपनी जो आपकी परसेंटेज डिस्काउंट का गिवन है उस परसेंटेज के अमाउंट के साथ, और उसमें से जो आपकी वैल्यू आएगी उस वैल्यू को आप अपने एक्चुअल अमाउंट में से माइनस कर देंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा कि आपका कि कितनी जो आप मल्टीप्लाई करने से करेंगे। यानी हम यहाँ पे जब हमने 120 माइनस 2.5 डिवाइडेड बाय 100 किया या 120 मल्टीप्लाई बाय 2.5% किया, जो आंसर आता है वो होता है 3। यानी ये हमारे पास 3 डिस्काउंट की वैल्यू आ जाएगी, और जब हम इसको 120 में से माइनस कर देंगे 3 को, तो ये हमारे पास एक्चुअल डिस्काउंटेड अमाउंट आ जाएगी। इसी तरह से हमने इन सब में करना है, यानी हम आर लॉन्ग जिसे हमने पेमेंट करनी है, तो आर लॉन्ग हमारे पास ये वाली वैल्यू, हम इसे किस तरह से करेंगे, आर लॉन्ग के हमने 100 देनी है, तो हम आर लॉन्ग के लिए करेंगे कि 100 मल्टीप्लाई बाय 5%, तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 5। देन इस 5 की अमाउंट को, ये 5 और आपके पास ये वाला 5 बिल्कुल एग्जैक्टली सेम अमाउंट है जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेटेड किया। अब 100 माइनस 5 करने से हमारे पास 95 आंसर आ जाता है। देन हम सो ऑन ट्रांजेक्शन्स कर लेंगे। इफ इन केस कि आपके पास वैल्यू में डिस्काउंटेड वैल्यू नहीं गिवन, तो आप इसी प्रोसेस से डिस्काउंट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, और अगर जस्ट आपको वैल्यूज गिवन है तो आप उन्हीं वैल्यूज को यूज कर लेंगे। यहाँ पर भी जो ये 2-1/2 लिखा है, इट्स मीन ये 2.5 वैल्यू है। यहाँ पर भी हमारे पास ये 2.5% ही डिस्काउंट हमें गिवन है।
आफ्टर कैलकुलेटिंग ऑल दीज वैल्यूज, हमने जब इनको अपनी जर्नल में पोस्ट करना होगा तो हम यहाँ पर इसको जर्नल में हमने पोस्ट कर दिया इन सारे ट्रांजेक्शंस को। ये प्रीवियस के साथ है और ये आप अपने जो हमारा चैप्टर 3 हुआ है वहां पर आपको इनको पोस्ट किस तरह से करते हैं उसकी डिटेल गिवन है, आप वहां से देख सकते हैं। हमने करेंगे किस तरह से, जब हमारे पास इसमें डबल वैल्यूज आती हैं पोस्ट करने की, यानी जब हमारे पास हमने देखा कि बी किंग से हमें अमाउंट मिल रही है, यानी हमारा एसेट इंक्रीज हो रहा है, हम उसे बैंक के थ्रू, उसने चेक के थ्रू पेमेंट किया तो हमने अपनी एसेट जिस अमाउंट के साथ इंक्रीज हो रही थी हमने 117 वो लिख दी। उससे हमने डिस्काउंट कितना दिया था, वो डिस्काउंट की अमाउंट 3 थी, वो हमने नोट कर ली, और एक्चुअल बीकिंग ने हमें 120 रुपीज देने थे। अब डिस्काउंट किस तरह से होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने उसे कहा था कि अगर वो विद इन 10 डेज हमें पेमेंट दे देगा तो उसे हम 3% या हमें 2.5% या 5% वॉट एवर जो आपकी डीलिंग की जाती है अपने क्रेडिटर के साथ या अपने डेटर के साथ, उतना डिस्काउंट उसको प्रोवाइड किया जाता है। इन दिस एग्जाम्पल हमने बीकिंग से फॉर एग्जांपल की बात कही थी कि 120 अमाउंट उसने हमें पेमेंट थी, हमने कहा कि अगर वो हमें विद इन 10 डेज विद इन 5 डेज पेमेंट कर देगा तो हम उसे 2.5% डिस्काउंट देंगे, जो 3 बनता है वो हमने डिस्काउंट की अमाउंट लिख ली। एंड देन जब हमने उसने एक्चुअल पेमेंट करनी होगी तो अब हमें वो 117 पेमेंट करेगा, तो इसने हमें जब 117 पेमेंट कर दी तो हमने उसे अपने पास रिकॉर्ड कर लिया। सिमिलरली आर लॉन्ग से जब हमने उसको पेमेंट करनी थी तो एक्चुअल में हमने 100 पेमेंट करनी थी, लेकिन उसने भी यही था कि विद इन 5 डेज या विद इन 6 डेज विद इन 1 वीक वो अगर हम उसे पेमेंट कर देंगे तो हमें डिस्काउंट की अमाउंट मिलेगी, तो वो डिस्काउंटेड अमाउंट 5 हो जाएगी। एंड 95 जब हमने डिस्काउंट की अमाउंट 100 में से माइनस कर ली तो हमने एक्चुअली उसको जो चेक के थ्रू पेमेंट की वो 95 हो गई। अब 28 की एग्जांपल देख सकते हैं, जिस तरह के ऊपर हमने देखी कि ऊपर तो बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन्स थी, यहाँ पर हमें डायरेक्टली कैश पेमेंट भी हो सकती है, तो वही उसी तरह से हम इसके कैश की भी पेमेंट करेंगे, लेकिन सिर्फ डिफरेंस ये होगा कि अगर वो चेक के थ्रू दे रहा होगा या वो बैंक के थ्रू कर रहा होता है हम इसे बैंक लिखेंगे, और अगर वो कैश में पेमेंट कर रहा होगा तो हम उसे कैश की अमाउंट लिखेंगे। देन इसी तरह से अब हमने इनको पोस्ट कर लिया है अपने टी अकाउंट्स में, जो कि कैश का, बैंक का और डिस्काउंट का आ रहा है, तो हमने सारी ट्रांजेक्शंस अपने इसमें पोस्ट कर लिए अब यहीं से देख कर इस एग्जाम्पल से। नेक्स्ट अब हम कैश बुक किस तरह से बनाएंगे, हमने प्रीवियसली देख लिया था कि हमने अपने डेबिट और क्रेडिट साइड पर अपनी जितनी भी ट्रांजेक्शन्स कैश की, डिस्काउंट की और बैंक की हमने रिकॉर्ड की थी, उनको हमने यहाँ पर पोस्ट कर लिया है। इसी तरह से हमारे डेबिट साइड की जो हमारी ये वाली ट्रांजेक्शन्स हैं डेबिट की, वो हमने अपनी डेबिट साइड की ट्रांजेक्शन्स को डेबिट साइड पे लिख लिया है, एंड क्रेडिट साइड की ट्रांजेक्शन्स को हमने क्रेडिट साइड पे लिख लिया। ये हमारा डेबिट साइड होता है, ये हमारा क्रेडिट साइड है, यहाँ मैंने टॉप पे ऊपर लिख भी दिया है। जितनी भी डिस्काउंट की, कैश की और बैंक की वैल्यूज हमारे डेबिट साइड पे लिखी थी उनको हमने डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर लिया, एंड जितनी क्रेडिट साइड की थी इन्हीं तीनों की, डिस्काउंट, कैश और बैंक की, उन्हें मैंने क्रेडिट साइड पे नोट डाउन कर लिया। अब जो डिफरेंस होगा हमारा बैलेंस कैलकुलेटिंग के लिए, जो प्रीवियसली और इसमें जो गैप आ रहा है वो हमारे पास इसलिए शो हो रहा है कि यहाँ हमने इसकी बैंक का जो प्रीवियस हमें बैलेंस शो हो रहा था, हमने उस बैलेंस को भी यहाँ रिकॉर्ड किया है जो हमें गिवन था हमारी 1 मई के अकॉर्डिंगली। यानी कि अगर आपको याद हो और आप प्रीवियसली स्लाइड को मूव करके देख सकें तो ये हमें दो अमाउंट, आपकी वो अमाउंट है जो आपको ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन गिवन है कि 1 मई का बैलेंस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है हमारे पास, हमें इनको इंक्लूड करते हुए अपना बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। यानी अगर आप प्रीवियस स्लाइड पर थोड़ा सा मूव करके जाके देखें तो हमारे कैश का बैलेंस ये नहीं होगा वैल्यू जो यहाँ पर बैलेंस की अकॉर्डिंगली शो की जा रही है, वो हमारे पास से कोई डिफरेंस अमाउंट होगी, क्योंकि यहाँ पर आपके पास ये 29 अमाउंट कैश में ऑलरेडी ऐड की जा रही है जो आपके कैश का टी अकाउंट बनाते टाइम पर नहीं थी। इसी तरह से बैंक में भी 654 अमाउंट भी एडिशनल ऐड की गई। यहाँ पर हमने बैलेंस सीडी एंड बैलेंस बीडी के कॉन्सेप्ट के साथ किया है। फॉर ऑल दोस्त जो आपको जिनको बैलेंस बीडी एंड बैलेंस सीडी क्या पता है वो इस तरह से कर सकते हैं, एंड ऑल दोस्त जो आपके पास जिन्हें नहीं पता वो डायरेक्टली अपना बैलेंस यहाँ पर भी लिख सकते हैं। इस तरह से आपकी 3 कॉलम कैश बुक कंप्लीट होती हैं, यानी 2 कॉलम में हम सिर्फ अपने कैश का और बैंक का यूज करते हैं, एंड 3 कॉलम में हम अपने डिस्काउंट को भी ऐड कर रहे होते हैं। यूजुअली हम अपने कैश का शो नहीं कर, अपने डिस्काउंट का कॉलम का बैलेंस आपके पास इतना मैटर नहीं करता कि आप उसे नेक्स्ट मंथ के लिए ट्रांसफर करें, क्योंकि हम अगर डिस्काउंट कहीं दे रहे होते हैं और डिस्काउंट कहीं ले रहे होते हैं तो ये हमारा बैलेंस ऑफ हो जाता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, एंड डू लेट मी नो अगर आप इसकी कोई रिलेटेड क्यूरी है, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।